Hello dear students. So today we will be discussing the most important topic of the lesson number 7, that is transformer. Okay. So might be you have seen this transformer and some of you maybe you have worked with the transformer. So transformer is an electrical device for converting and alternating current at low voltage into that at हाई वोल्टेज. अब ध्यान से देखना इसकी डेफिनेशन. ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को. कब? जब लो वोल्टेज से हम हाई वोल्टेज पे जाते हैं या हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाते हैं, तब हम अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्टिंग एंड अल्टरनेटिंग करंट. क्लियर? इफ़ इट इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज इट इज़ कॉल्ड स्टेप अप. जैसे मान लो ये आपका स्टेप अप मान लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड दिस इज़ स्टेप डाउन. ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है. स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. स्टेप अप का मतलब है कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो हैं इसमें, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो हैं कम हैं सेकेंडरी से, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. और जो स्टेप डाउन है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स. क्लियर? आप ये देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कम हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं. यहाँ पे सेकेंडरी वाली जो आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी वाली देखिए, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है, दिस इज़ प्राइमरी कॉइल, दिस वन इज़ द सेकेंडरी कॉइल. सिमिलरली दिस इज़ प्राइमरी कॉइल, दिस इज़ द सेकेंडरी कॉइल. तो इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी में कम हो और सेकेंडरी में ज़्यादा हो तो इसको हम स्टेप अप बोलते हैं. स्टेप अप करना मीन्स कम से ज़्यादा करना. और स्टेप डाउन का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज़ मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल. मीन्स प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और सेकेंडरी में कम हैं. ठीक है, तो इसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं, ज़्यादा से कम में जाना. क्लियर? तो अब देखिए जो आपके पास ट्रांसफार्मर है, इफ़ इट इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज इट इज़ कॉल्ड स्टेप अप, एंड इफ इट डिक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज इट इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. यू गेटिंग दिस? मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ. इफ़ इट increases the input voltage, जो आपने इनपुट वोल्टेज दिया, इफ इट इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर. एंड इफ इट डिक्रीजेज, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, इफ इट डिक्रीजेज the input voltage, ठीक है, then it is called step down transformer. Step down transformer. स्टूडेंट ध्यान से देखना, आप इसी लाइन में गलती करते हैं. ये जो डेफिनेशन में लिखा कि एन अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू एट हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा. ये पॉइंट आपने याद रखना है और ये टर्म्स याद रखनी है कि नंबर ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी टर्म्स का. ठीक है, यहाँ भी देख लो. स्टेप अप में हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप अप. और इसमें इनपुट वोल्टेज को, इफ़ इट डिक्रीज द इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करे, इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द इट्स प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, इसका प्रिंसिपल देखिए आप, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. इसका प्रिंसिपल क्या, देखिए ध्यान से देखिए आप. एक्चुअली दिस ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है कि एक प्राइमरी कॉइल में हम करंट देंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भेजता है. और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भेजेगा तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगी. ठीक है, उसको हम, और उससे इंड्यूस करंट पैदा होगा जिसको हम आगे लोड में ले लेंगे, तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि व्हेन ए चेंजिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल. जब चेंजिंग करंट इसमें हम जब भेजते हैं, इस इंडक्टिवली मतलब इंडक्टर की तरह, ये देखिए इंडक्टर है, ये इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप इन द अदर कॉइल. गेटिंग दिस? तो ये था इसका
प्रिंसिपल। सो आपने क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको पहले आपने इसका डेफिनेशन लिखना कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, उसके बाद इसके प्रिंसिपल पे आते हैं, उसके बाद आप इसके कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज इट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स इसको कैसे अपने मैन्युफैक्चर किया, कैसे बनाया। सो ट्रांसफार्मर के आपके पास ये दो इंसुलेटिंग कपल्ड वी कैन से कॉपर, जो इंसुलेटिंग कॉपर वायर है और डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स इसमें, जैसे इसमें ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो हम इसके ऊपर स्टेप अप है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और इसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की जाती है, देखिए आप यहाँ से एसी सोर्स ऑफ एनर्जी इसको देते हैं तो इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं हम, और जो दूसरे वाला जहाँ पे हमें मिलती है आउटपुट मिलती है उसको हमें सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। तो मैं यहाँ पे पी लिखा हुआ, यहाँ पे एस लिखा हुआ, मीन्स क्या बोला, जैसे ही करंट पास करते हैं इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम पास करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, दूसरे वाली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जो है वो सेटअप हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमें करंट ऑब्टेन्ड हो जाता है दूसरे वाले कॉइल में, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। और इससे क्या होगा, इससे कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। टू प्रिवेंट एनर्जी लॉसेज ड्यू टू एडी करंट से लैमिनेटेड कोर इज, और इसमें जैसे ही इसमें करंट पास किया तो ये मैग्नेट बन गया और उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया और उसमें से कुछ हीट लॉस होगी। वो हीट लॉस हुई मतलब एडी करंट से इसमें डेवलप हो गया इन प्लेट्स में। ये दीज आर द प्लेट्स, लेट मी टेल यू, दीज आर द प्लेट्स, इस तरीके से प्लेट्स हैं ये, और दीज आर लैमिनेटेड। लैमिनेटेड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर इस तरीके से लैमिनेशन की होगी कि वो जो एडी करंट्स पैदा होगा उसको ये रोकेगा, ठीक है। टू प्रिवेंट एनर्जी लॉसेज ड्यू टू एडी करंट्स लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड। ये लेमिनेशन है, देखिए प्लास्टिक की तरह ये दिख रहा है आपको, तो इस तरीके का ये तो नहीं है लेकिन इस तरीके का होगा वो, ये वाली प्लेट जो है लेमिनेटेड होगी ताकि हीट यहाँ से, देखिए मेटल है, जब ये हीटअप हो जाएगा इससे एनर्जी रिलीज होगी, तो उस एनर्जी को के लॉस को बचाने के लिए हम इसको लेमिनेट करते हैं, इस तरीके से लेमिनेट करते हैं और हम एडी करंट्स को बचा। एडी करंट्स क्या है, अब देखिए, अब एडी करंट्स क्या है, एडी करंट्स का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, व्हाट आर एडी करंट्स। तो एडी करंट्स मतलब करंट इज इंड्यूस इन द मेटेलिक मासेस। ये जैसे आपके पास मेटल है तो इसमें करंट जैसे ही आएगा तो ये इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा। जैसे ये मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, देखिए ये मान लो ये है आपके पास मेटेलिक मास है, ये मेटेलिक मास ही है, तो इसमें सर्कुलेटिंग करंट पैदा होगा, ये देखिए ऐसे करके, क्लियर, सर्कुलेटिंग करंट पैदा होगा। तो वो उसकी वजह से क्या होगा, हीट का लॉस होगा और उसको बचाने के लिए इसलिए हमें इसको लेमिनेट किया होता है। क्लियर, क्लियर हो गया। सो ये आपके पास था कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्किंग क्या है इसकी। सो आफ्टर कंस्ट्रक्शन वर्किंग में कि देखिए क्या होगा कि जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये अंदर इसमें सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, और उसकी वजह से इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक उसकी वजह से इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा और ये सेकेंडरी वाली कॉइल में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो चेंजिंग फ्लक्स सेटअप होगा इससे वजह से इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगा सेकेंडरी वाली कॉइल में, ठीक है, और प्राइमरी वाली कॉइल में भी, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन भी इसमें होता है। जैसे करंट पास करेंगे तो इसमें मैग्नेट बन गया ये, तो फिर ये करंट जो आपका बढ़ रहा है घट रहा है उसको अपोज करेगा। अब मान लो कि अगर यहाँ पे कोई लीकेज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जितना प्राइमरी टर्म में फ्लक्स लिंक होगा उतना ही सेकेंडरी में लिंक हो जाएगा। मतलब अगर मान लें हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर देर इज़ नो लीकेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स देन फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू द लिंक विद सेकेंडरी कॉइल। मतलब जितना इसमें फ्लक्स लिंक होगा उतना ही उसमें लिंक हो जाएगा, जितना इसमें डेवलप होगा उसमें लिंक हो जाए। जैसे मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको पूरा का पूरा वो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन अप्लाई कि अगर जो लीकेज ना हो मैग्नेटिक फ्लक्स का। सो ये था आपके पास इट्स वर्किंग। नाउ वी विल कम टू इट्स थ्योरी पार्ट में आ जाते हैं। देखिए तो थ्योरी पार्ट में यहाँ से मैं लिख देता हूँ थ्योरी पार्ट, THEORY थ्योरी, ठीक है। सो थ्योरी में क्या है, देखिए आप ऐसी सिचुएशन मानते हैं कि व्हेन नो लोड इज़ कनेक्टेड टू द प्राइमरी। मान लो कि यहाँ पे कोई लोड प्राइमरी में नहीं दिया, हमने इस कॉइल में कोई इनपुट नहीं दिया और इसके टर्मिनल जो है वो ओपन है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं है अभी, ऐसे मान लीजिए। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लो कि N1 विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड N2 विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली।
फिर देखिए अगर जैसे की को मैंने स्विच किया, मतलब ये एसी सोर्स पास कर दिया, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्राइमरी कॉइल में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। और कितना सेटअप होगा, E1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस N1 d∅dt माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है कि बैक ईएमएफ इज सेटअप, माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि बैक ईएमएफ इज सेटअप विच अपोज द अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, विच अपोज द अप्लाइड, जो आप ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं उसका अपोज करेगा। इसका मतलब वो माइनस, मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैग्नेट बन गया जो उसका अपोज करेगा जो आपने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। उसी तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल दैट इज E2 लिख दो, दैट इज माइनस N2 d∅dt। अब आप बोलेंगे कि d∅1 क्यों नहीं लिखा, d∅2 क्यों नहीं लिखा, तो हमने कंडीशन मानी कि मान लो कि देयर इज़ नो लीकेज ऑफ द फ्लक्स, तो जितना फ्लक्स यहाँ पे लिंक हुआ उतना ही उसमें लिंक हो जाएगा। क्लियर, इसलिए हमें फ्लक्स को चेंज नहीं किया, d∅dt लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लक्स के आपके पास जो लिंक्ड हुआ है हर एक प्राइमरी टर्न्स के साथ और सेकेंडरी टर्न्स के साथ किसी टाइम t में, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिली है, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। इसको डिवाइड कर दिया, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d∅/d∅ कैंसिल होगा, आपके पास ये चीज़ बच गई। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपने इसको याद रखना है। अब मान लो कि यहाँ पे जो ईएमएफ अप्लाई की प्राइमरी कॉइल में, अब बोलेंगे हम कि जो आपके पास लेंज लो है उसकी वजह से जो इसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा वो अपोज करेगा प्राइमरी कॉइल का। मान लो कि जैसे मैंने आपको जितना पढ़ाया, मान लो आपको मैंने 1 घंटा पढ़ाया, तो 1 घंटे में जितना मैंने नॉलेज दिया, तो मैंने अगले 1 घंटे में आपका टेस्ट लिया, तो आप जितना मैंने पढ़ाया था उससे थोड़ा सा आपने वेस्ट कर दिया, वो वैसा का वैसा आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपके पास इसका मतलब कितना नॉलेज रहा। ठीक है, द नॉलेज लेफ्ट इनसाइड योर माइंड, दैट इज, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ईएमएफ इन द प्राइमरी। मतलब इसमें जो जितना ईएमएफ दिया और जितना आपने यहाँ पे वेस्ट कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, तो कितना ईएमएफ आगे डेवलप होगा। या आप किसी बच्चे को कितना पढ़ाओगे, आपको कितना समझ आया, अगले वाले को आप कितना पढ़ाओगे, तो उसको बोलते हैं हम नेट ईएमएफ, या रिजल्टेंट ईएमएफ भी बोल सकते हैं, नेट ईएमएफ इन द प्राइमरी में। ठीक है, तो प्राइमरी में कॉइल में कितना ईएमएफ हुआ, E-E1, क्योंकि E आपने दिया, E1 इसमें डेवलप हो गया। ठीक है, मतलब इंड्यूस हो गया, तो E-E1, और ये जो E-E1 है यही आगे मूव करेगा। इसका मतलब दिस ईएमएफ सेंड्स करंट I1, यही जो E-E1 है ये करंट आगे मूव करवाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का, क्योंकि देखिए दिस ईएमएफ सेंड्स करंट I1, ये अब ये जो करंट ईएमएफ है ये करंट I1 सेंड करेगी। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में जिसका रेजिस्टेंस R है, या वी कैन से, वी विल राइट हियर दिस ईएमएफ, ये जो बची आपके पास, दिस ईएमएफ सेंड्स करंट I1 करंट मान लीजिए। ठीक है, थ्रू द प्राइमरी कॉइल जिसका रेजिस्टेंस R है, ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए आप आगे इसके बाद यहाँ देखिए आप, इसका मतलब आपके पास जो E-E1 वोल्टेज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे क्या, R आपके पास रेजिस्टेंस है और करंट कितना पास हुआ, R1। पर मान लो कि R इतना छोटा है कि R इज सो स्मॉल, इतना छोटा है, R इज सो स्मॉल, ठीक है, कि आपके पास जो RI टर्म है उसको नेगलेक्ट कर दें। RI1 कैन बी नेगलेक्ट कर सकते हैं उसको, मतलब इतना कम रेजिस्टेंस है। आइडियल इसको कॉइल्स बोलते हैं या ट्रांसफार्मर बोलते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। इसका मतलब आपके पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो E-E1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या होगा आपके पास E इज इक्वल टू E1, इट मीन्स E इज इक्वल टू E1, जितनी आपने EMF दी उतनी ही उसमें लिंक होगी। क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं हम 10 E1 may be regarded as input EMF and E2 may be regarded as आउटपुट EMF। इसका मतलब आपके पास E1 EMF यहाँ पे डेवलप होगी और वहाँ पे E2 पैदा होगी। ठीक है, तो E किसके बराबर है? E1 के। जितनी हमने पास किया इनपुट उतना ही उसमें डेवलप होगी। जितना मैंने आपको पढ़ाया तो आपको उतना समझ आ गया और उतना ही आपने किसी अगले वाले बच्चे को टीच कर दिया। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि जो आपके पास इनपुट दिया आपने E, वो इसमें प्राइमरी में सेटअप होगी और उतनी ही दूसरे वाले में सेटअप होगी। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए E2 बाई, इसका मतलब क्या हुआ कि E2 बाई E1 जो हमने लिखा इज इक्वल टू N2 बाई N1 दैट इज इक्वल टू आउटपुट EMF बाई इनपुट और EMF, आउटपुट EMF बाई इनपुट EMF। क्लियर, आउटपुट EMF बाई इनपुट EMF मीन्स कि जितना आपने इनपुट दिया उतना ही उसमें डेवलप हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो वी हैव लर्नड E2 बाई E1 इज इक्वल टू आउटपुट EMF बाई इनपुट EMF, या इसको बोला मैंने N2 बाई N1। ठीक है, सो ये हमने अभी फाइंड आउट किया। इस रेशो क्या बोलते हैं? देखिए द रेशो R2 सॉरी ये N2 आपके पास N2 बाई N1 ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स किसमें? इन द सेकेंडरी टू दैट इन द प्राइमरी, मीन्स इट इज़ द रेशो ऑफ द सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स द प्राइमरी कॉइल। इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है, ये आपको याद रखना भी। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मीन्स N2 बाई N1 इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है, अब स्टेप अप और स्टेप डाउन में जो पहले मैंने आपको बताया, बस एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे। इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न जो है आपके पास सेकेंडरी में, ठीक है, वो ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, इसलिए इसको स्टेप अप बोलते हैं। मीन दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, पहले वाले में कम है। ठीक है, अब मान लो इसका मतलब क्या हुआ कि द टर्न्स रेशो इज ग्रेटर देन 1। अगर मान लो द टर्न्स रेशो ग्रेटर देन 1 होगी, क्लियर, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो E2 है आपके पास वो बड़ा है, EMF जो है सेकंड में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट में। ठीक है, इसका मतलब द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो ज़्यादा होगी इनपुट वोल्टेज से। कब होगा ऐसा? जब N2 इज ग्रेटर देन N1। नंबर ऑफ टर्न जो है सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे क्योंकि हमने स्टेप अप करना है वो। क्लियर, और दूसरे स्टेप डाउन में ट्रांसफार्मर देखते हैं। इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा देखिए आप। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस वाज स्टेप अप, दिस इज स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, जो नंबर ऑफ टर्न सॉरी जो EMF है आपके पास सेकेंडरी में, दैट विल बी लेस देन द EMF इन द प्राइमरी। मीन्स in a step down transformer is the number of turns in the secondary is less than number of turns in the primary, that is the ratio is less than 1। इसका मतलब क्या होगा, जो रेशो होगी, रेशो is less than 1 से कम होगी, less than 1, and therefore E2 less than E1, the output voltage is less than the input voltage।
अब देखिए क्या था, ये तो था आपके पास की ट्रांस एंड मीन्स भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। अब मान लो कि जो आपने करंट प्राइमरी में दिया तो और सेकेंडरी में जो करंट डेवलप हुआ, इसका मतलब क्या एज्यूम कर देते मीन्स कि करंट कैसे अफेक्ट करता है ट्रांसफार्मर में। हाउ द, ऐसे लिखते हैं हाउ इज द या हाउ इज द करंट, ठीक है, अफेक्टिंग ट्रांसफार्मर। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए ट्रांसफार्मर कि हाउ इज द करंट अफेक्टिंग ट्रांसफार्मर और उसकी एफिशिएंसी बताओ। एंड वी कैन से एंड टेल अस या डिफाइन एफिशिएंसी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बताओ, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट कैसे अफेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को, उसकी एफिशिएंसी बताओ, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है दैट इज आइडियल वन, ऐसा एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग कर रहे हैं हम, एज्यूमिंग, ठीक है, द ट्रांसफार्मर, एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपके पास ट्रांसफार्मर है टू बी आइडियल। आइडियल मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, एनर्जी लॉस नहीं है, ठीक है, देयर इज नो एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं एक लाइन, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं है उसमें, ठीक है। तब क्या होगा, अगर ऐसा कंडीशन आई तब क्या होगा, इनपुट पावर जो आपके पास है दैट विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसा जब होगा तो इसका मतलब P इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला आपके पास। तो इसका मतलब E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2, पावर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। मीन्स कि आपस में देखो क्या रिलेशन बनेगा इसमें। ये देखिए आप कि मान लो यहाँ पे ये आपके पास जो करंट था वो I1 और I2 था, I1 प्राइमरी में था एंड I2 जो था, I1 करंट इन द प्राइमरी कॉइल में जो आपने दिया और I2 जो था वो सेकेंडरी कॉइल में था। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए आप, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए E2/E1 इज इक्वल टू I2/I1। इसका मतलब E2/E1 किसके बराबर आ गया आपके पास, N2/N1 था। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास, I1/I2। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, उस इक्वेशन को देखते हैं हम। देखिए ये बन गया E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 दैट इज इक्वल टू I1/I2, इस रिलेशन से। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हेन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को स्टेप अप करता है और करंट को स्टेप डाउन करता है। देखिए आप, इसका मतलब क्या है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा बट स्टेप डाउन द करंट एग्जैक्टली इन द सेम वे, ठीक है, सेम रेशो में इसको, जैसे जितनी वोल्टेज बढ़ाई उतने करंट को घटा देगा। सिमिलरली अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज क्या होगा, स्टेप डाउन द वोल्टेज को कम करेगा तो करंट को उतना बढ़ा देगा सेम रेशो में, ठीक है। इसलिए जो आपके पास एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी को इस नीटा से नोट करते हैं, नीटा बोल दो इसको, दैट इज पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो क्या हो, ये इसको बोलते हैं एफिशिएंसी मीन्स कि इसकी कितनी एबिलिटी है, इनपुट कितनी है और आउटपुट कितनी मिले, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की दैट इज़ 90 to 99% होती है, ठीक है। 100% कभी नहीं मिलेगी आपको, 100% नहीं मिलेगी, 90 to 99% तक मिल सकती है, 100% नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें एनर्जी लॉस होते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि एनर्जी लॉस क्या है ट्रांसफार्मर है, एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस, ठीक है, इन अ ट्रांसफार्मर, व्हाट आर द एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। तो देखिए और उनको कैसे रिड्यूस किया जाता है और हाउ दे कैन बी रिड्यूस, ऐसे लिख सकते हैं हम, हाउ कैन दे बी रिड्यूस, उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन है कि एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में कितना है और उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो बहुत सारे लॉस हैं, जैसे आपके पास कॉपर लॉस है। देखिए कॉपर लॉस का मतलब हुआ, जैसे आपके पास ये मोटर है मेरे पास, तो यहाँ पे एक कॉपर की वायर्स रैप की हुई है और बहुत ही पतली हैं, ठीक है।
तो कॉपर लॉस में क्या होता है कि हीटिंग कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर्स। जब ये कॉपर वायर हीट अप हो जाती है तो मान लो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी, ऐसे मान लो आप, इसको छोड़ दो, ये तो मोटर है, लेकिन मैं ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है क्योंकि जो कॉपर है वो हीटअप हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल में वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइल में कॉइलिंग है, इसका मतलब पावर लॉस होगा। पावर लॉस होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। पर दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाई इंट्रोड्यूसिंग थिक कॉपर वायर, कैन बी रिड्यूस्ड बाई इंट्रोड्यूसिंग थिक कॉपर वायर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली एरिया। जिसका ज़्यादा एरिया, देखिए पतली वायर है, इसका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका एरिया, मोटी वायर थिक जो कॉपर वायर है उसका एरिया क्या होगा, जैसे मान लो मैं कॉपर की वायर ये ले लेते हैं, ये वाली कॉपर की वायर लेते हैं, इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसका एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पावर लॉस कम हो जाएगा। तो आप मैथमेटिकली जितना आप लिखोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मैथमेटिकली ये लिख दो, अगर आप ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, दिस इज ए मैथमेटिकल लैंग्वेज, सो योर आंसर विल बी राइट। थोड़ा सा आपको लिखना है कि देखो मेन चीज़ लिख दी कि यस भाई रेजिस्टेंस इनवर्सली एरिया, इफ रेजिस्टेंस इज सपोज करो दिस रेजिस्टेंस इज लेस, सपोज करिए तो सॉरी एरिया इज लेस, तो रेजिस्टेंस विल बी मोर, हीट लॉस विल बी मोर। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं थिक कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, तो पावर लॉस कम होगा। तो ऐसा लॉस आप लिख सकते हैं, कॉपर लॉस हुआ, एडी करंट्स लॉस हुआ, एडी करंट्स, बहुत सारे टर्म्स हैं, लिख सकते हैं हम, एडी करंट लॉस, ठीक है। तो एडी करंट्स लॉस मैंने ये बताया था कि इट इज़ ए मेटेलिक मास, जब इसमें करंट पास करते हैं तो इसमें विरलिंग करंट पैदा होता है, मीन साइक्लोन की तरह एक करंट पैदा होता है, उसको हम एडी करंट्स बोलते हैं। इंड्यूस करंट और एडी करंट्स में फ़र्क यही है कि एडी करंट सिर्फ मेटेलिक मास में पैदा होता है और इंड्यूस करंट इसमें नहीं पैदा होता। वो किसी भी कॉपर वायर में पास कर दो सोलिनॉइड बना के, तो उसमें वो इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। दूसरे वाले कॉइल लेके आओ इसमें, जैसे मान लो अब गैल्वेनोमीटर लेके आओ, बल्ब लेके आओ, तो ठीक है, तो वो वहाँ पे आप किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर रखेंगे तो वो बल्ब ग्लो करेगा। तो एडी करंट्स के आपके पास, इसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा एडी करंट्स की वजह से, आयरन जो कोर है इसमें, जैसे ऐसे वाली कोर है वो, ठीक है, उससे एनर्जी का लॉस होगा। और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय लैमिनेटिंग दिस टाइप ऑफ प्लेट्स। तो जो ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर की ही कॉइल, ये प्लेट्स हैं, देख लीजिए आप। तो इसको लैमिनेट करके देखिए, ये अगर इसको तोड़ें आप तो ये लैमिनेटेड है ये बाहर से, तो इससे एनर्जी का लॉस कम हो जाएगा। एडी करंट जो पैदा होगा, एनर्जी लॉस करेगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस है आपके पास, आपने पढ़ा था हिस्टेरेसिस लॉस। जैसे आपने ऐसा ग्राफ देखा होगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ देखा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ देखा होगा आपने ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में O to A to B इस तरीके से आप लिखते थे। सो अल्टरनेटिंग करंट जो आयरन कोर में होगा, ठीक है, आयरन कोर होती है, आयरन कोर का मतलब है कि ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे इन प्लेट्स के अंदर एक आयरन कोर होगी। आयरन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पास करेंगी। तो अल्टरनेटिंग जो करंट जब आयरन कोर में पास करते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटाइज करना फिर डीमैग्नेटाइज करना, तो उसके लिए वर्क इज़ डन, ठीक है। हर साइकिल के लिए वर्क करना पड़ेगा और उससे कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, हीट लॉस होगा, उसको हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, ठीक है। कभी मैग्नेटाइज किया उसको, कभी मैग्नेटाइज किया, कभी डीमैग्नेटाइज किया, ठीक है, ऐसे किया था मैंने, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, सुना होगा, मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, उससे कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है, हर एक साइकिल के लिए वर्क डन हुआ, उससे कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कम कर सकते हैं, नैरो हिस्टेरेसिस लूप बना के, नैरो हिस्टेरेसिस लूप बना के, मतलब कम एरिया का वो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करेंगे तो उससे एनर्जी का लॉस बच जाएगा, ठीक है। फिर है हमिंग साउंड, बहुत हैं लेकिन मैं 4 ही लूँगा यहाँ पे। हमिंग साउंड, जैसे आपका जो हनी बी है वो साउंड करता है, वो इस तरीके का। तो ट्रांसफार्मर, आपके घर के पास कहीं ट्रांसफार्मर होगा बाहर, ठीक है, हाई टेंशन वायर जा रही होंगी कहीं, वहाँ चले जाइए, तो वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ आती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफार्मर काम करना स्टार्ट करता है, इसकी जो कोर है वो उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है, कभी डिक्रीज़ कर जाती है हर साइकिल के बाद,
ठीक है, जैसे ही करंट पास करते हैं, इसको हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं, इसको हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है, STRICTION, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। इससे क्या हुआ, इससे हमिंग साउंड पैदा होगी, ठीक है, और कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, इसको हम हमिंग साउंड बोलते हैं। और कुछ अगर हम यूज़ पढ़ें इसके कि ट्रांसफार्मर के यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के यूज़ हैं, जैसे मैं एक नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ। यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर हम डिस्कस करते हैं, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के यूज़ क्या क्या हैं, देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपका, सिंपल क्वेश्चन, हर बार पैटर्न चेंज होता है, तो मे बी दिस क्वेश्चन में भी आस्ट। ट्रांसफार्मर जो आपके देखो रेडियो में यूज़ होगा, टेलीफोन्स में, लाउड स्पीकर में, तो आप लिख सकते हैं कि स्मॉल जो छोटे छोटे टाइप के आजकल जो ट्रांसफार्मर है, या स्मॉल ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन रेडियो। रेडियो में यूज़ होता है, रेडियो रिसीवर में, रेडियो में जो रिसीवर लगा होता है, टेलीफोन्स में, ठीक है, टेलीफोन्स में, लाउड स्पीकर्स में, आप खोल के देख सकते हैं लाउड स्पीकर्स में, ठीक है, लाउड स्पीकर में, इन चीज़ों में ये यूज़ होता है। या आपने घर में वोल्टेज रेगुलेटर देखा होगा, पुराने टाइम में वोल्टेज रेगुलेटर होते तो उससे वोल्टेज को इंक्रीज़ करते थे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में होगा, सो वी कैन रेफ्रिजरेटर में आप खोल के देख सकते हैं, एयर कंडीशनर में देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं, तो टीवी में लिख सकते हैं हम, जैसे रेफ्रिजरेटर लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स। उसके बाद आप लिख सकते हैं कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स हो गए, एयर कंडीशनर, एसी हो गए आपके, एसी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों में ये लगे होते हैं। और कहीं मान लो कि सप्लाई को स्टेबलाइज करना, वहाँ भी यूज़ होते हैं, टू स्टेबलाइज पावर सप्लाईज, ऐसे लिख सकते हैं, टू स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाईज, ठीक है। या आप मान लो कि जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है आपके पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में यूज़ होगा इसका। और जो स्टेप डाउन होगा आपके पास, वो मेटल को मेल्ट करने के काम आएगा, इंडक्शन फर्नेस में यूज़ होता है, तो इसका यूज़ होता है इन इंडक्शन फर्नेस, या किसके लिए, फॉर मेल्टिंग मेटल को मेल्ट करने के काम आता है, ठीक है। या ट्रांसफार्मर जो एक्सरेज में भी यूज़ होता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है ये ट्रांसफार्मर, यूज फॉर एक्सरेज प्रोडक्शन। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके यूजेस हैं, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या क्या हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम चीज़ें आपको लिखनी है। और ये जो आपके एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर है, यूजेस और ट्रांसफार्मर, तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरी पूछ सकते हैं, या सिंपल पूछ सकते हैं कि डायग्राम बनाइए, प्रिंसिपल रखो, लिखो, वर्किंग लिखिए, इसका वर्किंग लिखिए, या कंस्ट्रक्शन लिखिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। जो इसका देखिए, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ऑफ ट्रांसमिटिंग AC over long distances at लो वोल्टेज। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। लो वोल्टेज एंड हाई करंट, जब हाई वोल्टेज होगा तो लो करंट, जब लो करंट होगा तो हाई वोल्टेज होगी, लो वोल्टेज होगी तो हाई करंट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं हाई करंट, ठीक है। तो एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट। डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो देखिए आप, जो आपके पास लार्ज लेंथ होती हैं ट्रांसमिशन केबल्स की, हैव, उनके पास रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो आपके पास ये कोई वायर है, तो इसकी लार्ज लेंथ, जो ट्रांसमिशन जो केबल लगी होती हैं हाई टेंशन वायर में, आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वायर्स को लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे
ये टावर लगे हैं, तो इससे क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इट हैविंग एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी लॉस, ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला एनर्जी का दैट इज़ हीट लॉस मीन्स I²RT। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा उस पर एनर्जी हीट का लॉस होगा। और अगर मान लो कि लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द लाइन, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अगर लाइन के थ्रू अक्रॉस होगा तो वोल्टेज जो आपका रिसीविंग स्टेशन होगा उसमें कम मिलेगी, जितनी जनरेटिंग स्टेशन में मिल रही है उससे कम मिलेगी आपको, ठीक है। ये भी लॉस हो जाएगा क्योंकि बीच में एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी। और अगर आप लार्ज करंट कैरी करते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस को लो रखते हैं, मान लो करंट ज़्यादा लेते हैं और रेजिस्टेंस को कम रखते हैं, रेजिस्टेंस कम रखते हैं, तो हमें थिकर वायर यूज़ करना पड़ेगी। अगर थिकर वायर यूज़ करना पड़ेगी, जैसे मान लो थिकर वायर यूज़ करना पड़ेगी, तो थिकर वायर से क्या होता है, थिकर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, करंट ज़्यादा होगा, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि पैसे का ज़्यादा लगेंगे, इट विल बी मोर कॉस्टलियर देन थिन वन वायर्स। इसकी थिक वायर इंस्टॉल करना हर जगह के ऊपर वो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए देखा होगा आपने कि उसमें पतली पतली वायर रैप की। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ कि जो हाई एक्सटेंशन वायर होती है, मान लो ये वायर है आपके पास, ठीक है, ये वायर ऐसे करके सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो इसमें पतली पतली वायर रैप की होती है, देखना आप ऐसे 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 करके ऐसे रैप की होती है, छोटी छोटी वायर, पतली पतली वायर, तो इसलिए रैप की होती है क्योंकि अगर आप थिक वायर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा कॉस्टलियर होंगी वो, ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं दैट आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यूज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला याद रखना है एक, तो पहली बात ये आप देखिए कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन होते हैं उसमें लो वोल्टेज और हाई करंट दिया जाता है, ठीक है, और ना तो वो एफिशिएंट है ना तो इकोनॉमिकल है वो, ठीक है, क्योंकि लार्ज पावर ट्रांसमिशन हो रही है और लो वोल्टेज और हाई करंट हो तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मान लो कि आप करंट आई पास करते हैं किसी वायर में जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा आपके पास, पावर लॉस हो जाएगा। पावर लॉस क्या होगा, I²R, ठीक है। और इस पावर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन से रेजिस्टेंस को कम करने से, हमारे पास रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा, तो या करंट को रिड्यूस कर दो या रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो आपके पास जो पावर सप्लाई जनरेटर देगा दैट विल बी, जो पावर सप्लाई जनरेटर देगा आपका दैट विल बी P = VI, ठीक है। V का मतलब वोल्टेज और I का मतलब करंट, इसलिए आपके पास जो करंट मिलेगा दैट विल बी PYV, दैट विल बी PYV, सॉरी दैट विल बी PYV, ठीक है। इसका मतलब फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ पावर P, ठीक है, द पावर लॉस इज लेस इफ़ I इज़ लेस, पावर लॉस कम होगा इफ़ I विल बी लेस, या V विल बी हाई, V हाई होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो पावर लॉस कम होगा। तो दिस पॉइंट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC और डिसएडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। देखिए आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पहले हम इसका एडवांटेज पढ़ेंगे AC का, कि मींस AC का फ़ायदा है या DC का फ़ायदा है, ठीक है। तो आपके पास देखिए जो जनरेशन है AC का वो मोर इकोनॉमिकल है देन DC से, क्योंकि DC की जो फ्रिक्वेंसी आप देखते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है और कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी मेंटेन करना कॉस्टलियर पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। और अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है आपके पास उसको जल्दी से स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ईजिली स्टेप अप और स्टेप डाउन के स्टेप अप भी किया जा सकता है और स्टेप डाउन भी किया जा सकता है, ठीक है, किसकी सहायता से, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। लेकिन और देखिए उसका और फायदा देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको अल्टरनेटिंग करंट को कम किया जा सकता है चोक कॉइल करके, मतलब ब्लॉकिंग कॉइल किस्म की, बिना किसी एनर्जी के लॉस किए उसको हम अल्टरनेटिव करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें एसी वाले में। और अल्टरनेटिंग करंट को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बड़ी लंबी दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको लेके जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेके जा सकते हैं। तो आपने वो जो हाई टेंशन वायर है वो देखी होंगी, बहुत एक जगह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है वो, ठीक है, बिना किसी लॉस के, क्योंकि जो मैंने अभी आपको वायर, थिक वायर का और थिन वायर का एग्जांपल दिया, उससे वो एनर्जी पहुँचाई, मतलब एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। और जो एसी है आपके पास वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में, रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं। एसी को हम डीसी में डीसी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ा हुआ है इसके इस सेकंड बुक के लास्ट जो आपका टॉपिक है, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। क्लियर? जो ऐसी मशीन है जो एसी से चलती हैं तो उनके लिए ज़्यादा मीन्स ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और दे डोंट रिक्वायर एनी अटेंशन ड्यूरिंग देयर यूज़। जब हम एसी मशीन को यूज़ करते हैं, एसी का डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसका जो पीक वैल्यू है वो हाई है, दैट इज़ हाई मीन्स कि आई नॉट इज इक्वल टू √2 IRMS। आपने पढ़ा था फॉर्मूला, IRMS इक्वल टू, ऐसे पढ़ा हुआ फॉर्मूला, I0/√2, ये पढ़ा हुआ आपने। तो ये वैल्यू √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जैसे मान लो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको दी हुई है 220, तो 220 में √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा।